तो अब हम लोग जो है अपनी क्लास की शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये जो क्लास है सिविल हिंदीपीडिया एप्लीकेशन पर लाइव हो रही है और ये क्लास इस तरह की लाइव क्लास हम लोग फ्री रोज करते हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, कभी मोहित सर की क्लास होती है, कभी अभिषेक सर की क्लास होती है और कभी मेरी क्लास होती है। तो ऐसे में इस क्लास को आप ज्वाइन करने के लिए सिविल हिंदीपीडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाओ, सिविल हिंदीपीडिया एप्लीकेशन को सीधे डाउनलोड कीजिएगा। इसके अलावा अब सिविल हिंदीपीडिया पर आपके लिए खास कोर्स चल रहे हैं और ये जो कोर्स हैं आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो आप चाहें क्या बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। मासिक आधार पर बैच है हमारे, मात्र 1599 में बेटा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3 महीने का बैच भी ले सकते हैं 4499 में, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जीएस की आधारशिला टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा पिनाक टेस्ट सीरीज एडवांस नाम से चल रही है, दोनों का कॉम्बो भी मिलता है और इसके अलावा बजट टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। और खास सूचना और है भाई, यहाँ पर हम लोग जो हैं अपनी कुल मिला के अगर कहें तो एक स्कूल बैच लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी के। अगर कोई तैयारी करना चाहता है भविष्य में और स्कूलिंग में है, नवीं से लेकर 12वीं क्लास तक 1 जून से, तो वो बच्चे जो हैं यहाँ पर हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 12,000 रुपये पूरी साल की फीस रखी गई है और अगले वर्ष के लिए भी बैच लॉन्च किए जाने वाले हैं 1 जून से, जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलें भाई शुरुआत करें, श्री गणेश करें। नहीं, हम इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब पर। हम चाहते हैं यूट्यूब के हमारे जो सारे बच्चे हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर आएं और एप्लीकेशन पर आकर इन क्लासेस को एक्सेस करें। ठीक है, चलें शुरुआत करें। चलिए, तो आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे और इस अध्याय का नाम है यहाँ पर आपातकाल। तो चलिए आपातकाल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाइएगा बस। चलिए जरा देख के बता दो बेटा सबको, सब उचित तरीके से स्लाइड वगैरह सब सही दिख रहा है? जल्दी से बता दो। स्लाइड दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, यहाँ पर अब हम लोग जाते हैं आज एक नए अध्याय की तरफ। और आज का जो अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं वो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी शुरू करने वाले हैं। तो चलें भाई श्री गणेश करें, आपातकाल की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, वाह तुम तो कती रेल जैसे छूट गए है भाई, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के और ऑप्शन डी है 1 प्रकार का। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है? बहुत बढ़िया। चलिए हम आपातकाल के विषय में एक बार जानते हैं। जैसे कि अगर हम भारतीय संविधान के भाग 18 को देखें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में हमें आपातकाल की चर्चा देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा देखने को मिलती है। और ये जो आपातकाल के आर्टिकल हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक हमें आपातकाल के आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं। अब रही बात यहाँ पर कुल मिला के कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो बेटा भारतीय संविधान में यहाँ पर 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा देखने को मिलती है। जैसे पहला आपातकाल कौन सा है? पहला जो आपातकाल देखने को मिलता है वो हमें राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल है भारतीय संविधान का आर्टिकल 352। दूसरा जो आपातकाल देखने को मिलता है वो राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल देखने को मिलता है। तो भाई राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल जो भारतीय संविधान में नजर आता है वो कहाँ नजर आता है बेटा? भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में नजर आता है। और वहीं अगर हम तीसरे आपातकाल की बात करें तो तीसरा आपातकाल कहाँ देखने को मिलेगा? तीसरा आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लोग बेटा वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो आपातकाल के 3 प्रकार हैं, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, संवैधानिक आपातकाल 356 में और वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में देखने को मिलता है। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि पहले प्रकार का जो आपातकाल बताया गया है वो कौन सा आपातकाल है बेटा? वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। तो हमें ये तो पता है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल का जो आर्टिकल देखने को मिलता है वो आर्टिकल हमको 352 देखने को मिलता है। अब रही बात ये कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के कितने आधार देखने को मिलते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने कितने आधार हैं? एक आधार देखने को मिलेगा हमें युद्ध,
दूसरा आधार कौन सा देखने को मिलता है, बताइए भाई। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का दूसरा आधार कौन सा है? दूसरा जो आधार नजर आता है वो है आपका बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार क्या नजर आता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने का जो तीसरा आधार नजर आता है वो है बेटा सशस्त्र विद्रोह। तो कुल मिला के राष्ट्रीय आपातकाल के कितने आधार हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार हैं। एक हुआ युद्ध, एक हुआ बाह्य आक्रमण और एक हुआ सशस्त्र विद्रोह। अब सवाल ये है कि जब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितने प्रकार का है? राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर हमें 2 प्रकार का देखने को मिलता है। पहला प्रकार का कौन सा है? पहला प्रकार का जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे हम बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं, और दूसरे प्रकार का जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे हम कौन सा आपातकाल कहते हैं? उसे हम आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो पहला आपातकाल कौन सा हुआ? पहला आपातकाल हुआ बाह्य आपातकाल अर्थात एक्सटर्नल इमरजेंसी, और दूसरा आपातकाल हुआ आंतरिक आपातकाल अर्थात इंटरनल इमरजेंसी। अगर हम इसे परिभाषित करने की तरफ जाएं तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार हैं। एक आधार युद्ध हो गया, एक आधार बाह्य आक्रमण हो गया और तीसरा आधार सशस्त्र विद्रोह हो गया, सही है ना? तो यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाह्य आपातकाल कहते हैं। लेकिन यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आंतरिक आपातकाल कहते हैं। अब ऐसा क्यों? अगर हम आपातकाल के कारणों की तरफ ध्यान दें, जैसे आपने युद्ध की तरफ ध्यान दिया, तो भाई युद्ध क्या है? एक बाह्य कारक है। भाई किसी दूसरे देश के साथ ही तो हमारा युद्ध होगा ना। एक बाह्य आक्रमण की बात करें तो ये भी तो बाह्य कारक है, कोई दूसरा देश ही तो हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो भाई युद्ध और बाह्य आक्रमण दोनों ही बाहरी कारक हैं, और अगर इन बाहरी कारकों के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसे हम एक्सटर्नल अर्थात बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को समझने की कोशिश करें, भाई देश में होने वाला हथियारों के साथ विद्रोही तो है। अब विद्रोह कोई बाहर के लोग तो हमारे खिलाफ नहीं करेंगे, बाहर के लोग या तो युद्ध करेंगे या फिर आक्रमण करेंगे। तो अगर यहाँ पर विद्रोह की समस्या आती है तो विद्रोह कौन करेगा? तो विद्रोह तो हमारे खुद के लोग करते हैं। तो ये समस्या क्या है? ये समस्या बाहरी नहीं है, ये समस्या आंतरिक है। भावना एग्जिट करके एंट्री मारो। देखो भाई, तो ये समस्या क्या है? ये समस्या हमको आंतरिक नजर आती है। इसीलिए सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल इंपोज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो अब बताओ, अगर सवाल ये बनता कि आपातकाल कुल कितने प्रकार का है, तो आपातकाल 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक या राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का है, तो राष्ट्रीय आपातकाल बेटा 2 प्रकार का है। एक हो गया बाह्य आपातकाल और दूसरा हो गया आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल का मतलब क्या है? जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं। और जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। अब बताइए, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल के आधार की बात करें तो सशस्त्र विद्रोह शब्द वहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसकी जगह कौन सा शब्द था? उसकी जगह आंतरिक गड़बड़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया, आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब होता क्या है, जब हम लोग 25 जून वर्ष 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, तभी चर्चा बड़ी मुखर उठी कि भाई आंतरिक गड़बड़ी शब्द ऐसा है जिसकी तमाम व्याख्याएं की जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इस शब्द को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो आगे चलकर क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 का हुआ, और 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया गया। और आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर क्या लिखा गया? आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर
यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो सशस्त्र विद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया। तो अब आंतरिक आपातकाल का आधार क्या है? अब आंतरिक आपातकाल का आधार यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी नहीं है बल्कि सशस्त्र विद्रोह है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल दोनों की घोषणा कौन करता है, तो भाई घोषणा करने का जो अधिकार दिया गया है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। जैसे अगर हम आर्टिकल 352 को समझें तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो करेगा, लेकिन क्या अपनी मर्जी से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा? नहीं, मर्जी से यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा बेटा। है क्या? यहाँ पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं मिल जाएगी, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश का जो प्रावधान है वो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था? तो भाई ओरिजिनली नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द भी ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। लेकिन मैंने बताया ना, 25 जून 1975 को जब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तो मंत्रिपरिषद के बहुत सारे लोगों को तो अगले दिन पता चला आकाशवाणी के माध्यम से कि ऐसा कोई आपातकाल लगा दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की स्वेच्छाचारिता नजर आती है। तो यहाँ पर एक परिवर्तन करने की जरूरत थी और परिवर्तन किया गया 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब रही बात, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आपका घोषित हो गया। जब एक बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है तो क्या इसे संसद के किसी अनुमोदन वगैरह की जरूरत तो नहीं है? भाई ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर संसद का अनुमोदन लगेगा। क्या नियम बनाया गया? नियम ये है कि अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर आपको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। और अगर आपको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन नहीं मिला तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। जानते हो, अगर हम इस अनुमोदन की अवधि की बात करें तो 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले ये जो अनुमोदन की अवधि थी ये कितनी रखी गई थी? ये 2 महीने रखी गई थी। लेकिन अब क्या किया गया? अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया और परिवर्तन ये है कि अब आप जो अनुमोदन लेंगे वो कितने दिनों में लेंगे? मात्र 1 महीने में लेंगे। और तरीका क्या होगा? तरीका होगा विशेष बहुमत के माध्यम से। तो राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन मिलना चाहिए। अब रही बात, मान लीजिए हम 1 महीने में अनुमोदन लेने जाने वाले थे लेकिन तभी लोकसभा भंग हो गई गिनी का। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भाई? अब लोकसभा तो भंग हो गई, अप्रूवल तो नहीं मिला, तो अब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको राज्यसभा के पास जाना चाहिए और राज्यसभा से अप्रूवल ले लेना चाहिए। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा की वापसी आए और आपको लोकसभा की वापसी के 1 महीने के भीतर लोकसभा से अनुमोदन ले लेना चाहिए। यानी कि अगर लोकसभा भंग हो चुकी है तो आप राज्यसभा से अनुमोदन होकर काम चला सकते हैं। लेकिन जब भी लोकसभा अस्तित्व में आएगी, अस्तित्व में आने के 1 महीने के भीतर आपको लोकसभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको यहाँ पर लोकसभा से और राज्यसभा से इनिशियल अप्रूवल मिल गया तो क्या आप राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित समय तक ऐसे ही चला सकते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है। 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक प्रावधान जोड़ा गया और ये प्रावधान कौन सा था? ये प्रावधान था पीरियोडिक अप्रूवल का, यानी कि आवधिक अनुमोदन का। यानी कि जरूरत क्या थी? अगर आपने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद पहले तो आपको 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आपको 1 महीने वाला अप्रूवल मिल गया तो आप क्या करेंगे? हर 6 महीने में आपको संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के माध्यम से यहां पर अनुमोदन हासिल करना पड़ेगा। अब मान लो बेटा
यहाँ पर संसद के दोनों सदनों से आपको अनुमोदन नहीं मिल पाता है, तो आप तो आपातकाल को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपको क्या जरूरत है, हर 6 महीने में विशेष बहुमत से अनुमोदन लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे हम समझने की कोशिश करें, मान लीजिए 6 महीने के भीतर हम संसद के पास पहुंचे अनुमोदन लेने के लिए, हमने देखा लोकसभा भंग हो चुकी है, राज्यसभा काम कर रही है, तो राज्यसभा से अनुमोदन ले लिया और इंतजार किया कि कब लोकसभा की वापसी होगी। जैसी लोकसभा की वापसी होगी उसके 30 दिन के भीतर हमें लोकसभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम हर 6 महीने में अनुमोदन लेते रहें तो क्या इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है? बताइए भाई, क्या हम हर 6 महीने में अनुमोदन लेते रहें तो क्या इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है भाई? अगर अनिश्चित काल के नहीं बढ़ाया जा सकता तो कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? लोगों ने कहा आंसर 1, किसी ने कहा आंसर 3। खास बात यह है कि ये बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 से कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन को पहली बार में मैक्सिमम 1 साल तक खींच सकते हैं, और उसके बाद जब हम 1 साल के बाद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अधिकतम 3 साल तक ले जा सकते हैं। लेकिन सोचो, राष्ट्रपति शासन में केंद्र की जिम्मेदारी है कि भाई राज्य में चुनाव करवाओ, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा, लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि 1 साल में 2 साल में देश में आपातकाल की परिस्थितियां खत्म हो गई हैं, युद्ध की समस्या खत्म हो जाएगी, वायु आक्रमण की समस्या खत्म हो जाएगी, सशस्त्र विद्रोह की समस्या खत्म हो जाएगी? ये तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता ना। तो जब कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता तो यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम लिमिट कहां से लगा सकते हैं? क्यों भाई, कहां से मैक्सिमम टाइम लिमिट लगा सकते हैं? तो इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल में मैक्सिमम टाइम लिमिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को पीरियोडिक अप्रूवल लेते रहेंगे और अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट काम नहीं करती है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की कोई टाइम लिमिट नहीं है और वित्तीय आपातकाल की भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये जो टाइम लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किस में पाया जाता है? वो केवल और केवल आपका राष्ट्रपति शासन के कॉन्सेप्ट में पाया जाता है, ना ही हम कहें कि राष्ट्रीय आपातकाल में और ना ही वित्तीय आपातकाल में। दोनों जगह हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, बेहद आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है आर्टिकल 352, सामने लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है आर्टिकल 358, सामने है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360, सामने लिखा है वित्तीय आपातकाल। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ पाया था सारे लोग आंसर कर चुके थे। यही बात दिखाती है इस क्लास की यहाँ पर क्षमता। चलिए हम बात क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब सबसे पहले देखो, अगर हम एक डाउट है आंतरिक गड़बड़ी हटाकर सशस्त्र विद्रोह क्यों किया गया, इससे क्या फर्क हुआ? आंतरिक गड़बड़ी को डिफाइन भी तो कर सकते थे बेटा। आंतरिक गड़बड़ी को डिफाइन करना मुश्किल है। जैसे इससे विशेष हम अनुमान बहुत सारे लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, चंद लोगों में, हमने कहा कुछ गड़बड़ है, तो आंतरिक गड़बड़ी ना एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए एक विशेष शब्द की जरूरत थी जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को इम्पोज किया जाए। तो विशेष शब्द सशस्त्र विद्रोह लगाया गया। मान लो कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो आप कह दोगे आंतरिक गड़बड़ी है, तो भाई आंतरिक गड़बड़ी कोई ऐसे थोड़ी होती है। आंतरिक गड़बड़ी का बहाना बना बनाकर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना भी तो सही नहीं होगा ना, इसलिए शब्द को चेंज कर दिया गया। अब कोई कहता है भाई हमारा पेट ही खराब है, आंतरिक गड़बड़ी है, मतलब फिजूल बात हो गई। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जनता को मुक्त तो बनाया ही जा सकता है ना। चलो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अगर हम पहला कहें आर्टिकल 352, सामने है राष्ट्रीय आपातकाल, सही है ना। आर्टिकल 352 में हमें राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलता है, नेशनल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी कितने प्रकार की है? एक हो गई आपकी वाह्य आपातकाल और एक हो गया आपका आंतरिक आपातकाल। ठीक है, अगर हम वाह्य आपातकाल की बात करें तो वाह्य आपातकाल क्या है? जब राष्ट्रीय आपातकाल को युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण के आधार पर इंपोज किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल आपके सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इंपोज किया जाता है तो उसे हम लोग बेटा आंतरिक आपातकाल कहते हैं। अच्छा, क्या राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 358 है?
बताइए भाई, राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल 358 नहीं है। राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल कौन सा है? राष्ट्रपति शासन का जो आर्टिकल है वो 356 है। क्या कहा गया? या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर ये प्रमाणित हो जाता है या राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस राज्य में क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जा सकता है। अब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया मतलब अगर आप आर्टिकल 356 के आधार देखना चाहें तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 355 है और एक आर्टिकल 365 है। अब आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 ये कहता है कि भाई यहाँ पर केंद्र की ये जिम्मेदारी है कि वो राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करें, साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करें कि राज्य संवैधानिक तंत्र के हिसाब से काम करें। अब मान लो राज्य संवैधानिक तंत्र के हिसाब से काम नहीं करता, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है, तब क्या होगा? तब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जा सकता है आर्टिकल 356 के हिसाब से। अब आर्टिकल 365 क्या कहता है? आर्टिकल 365 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र के दिशा निर्देशों को माने, लेकिन अगर राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों को नहीं मानता है तो ये माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कर दिया जाएगा। तो भाई राष्ट्रपति शासन को कैसे इम्पोज किया जा रहा है? आर्टिकल 356 के माध्यम से। आधार कहां पर है? एक 355 में है और दूसरा 365 में है। वहीं अगर हम आर्टिकल 358 को समझने की कोशिश करें तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में हमें दो आर्टिकल देखने को मिलते हैं। एक कौन सा है? एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 और दूसरा कौन सा है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 359। 356 में ये कहा गया रूपू कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो उस राज्य में या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जा सकता है। इसके मैंने दो आधार बनाए थे, एक आधार बताया था 355 में और दूसरा 365 में। 355 में क्या बताया था कि भाई यहाँ पर जरूरी क्या है? यहाँ पर केंद्र का ये उत्तरदायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा की जा सके, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि जो राज्य हैं वो संवैधानिक तंत्र के अनुसार कार्य करें। अगर राज्य संवैधानिक तंत्र के अनुसार काम नहीं करते हैं तो भाई साहब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर आर्टिकल 365 को देखें, 365 क्या कहता है? राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र के निर्देशों को माने, और अगर राज्य केंद्र के निर्देशों को नहीं मानता है तो ये मान लिया जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। अब देखो मैंने, हाँ रायवा बताओ, मैंने आपको ये बताया कि अगर हम राष्ट्रीय रेड वाला पेन तुम्हें रेड वाले से देखना है? अच्छा लो, ये रेड अच्छा ही लग रहा है, ब्लू अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ, बहुत दिनों बाद। संवैधानिक तंत्र विफल होने से क्या मतलब है? संवैधानिक तंत्र विफल होने से मतलब ये हुआ कि राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाए, जो संवैधानिक चीजों को, नियमों को मानने से राज्य का शासन और प्रशासन मानने से मना करने लगे, ऐसा लगने लगे कि राज्य विफलता की तरफ बढ़ रहा है, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। ठीक है, ब्लू भी अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी अच्छा लग रहा है ब्लू। अब देखो यहाँ पर एक बार समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई हमें क्या पता चला? हमें एक देखने को मिलता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 358 और दूसरा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 359। ये तो देखने को मिलेगा, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 358 को देखें तो आर्टिकल 358 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 358 में कहा गया यदि भारत में, ध्यान सुनना, यदि भारत में बेटा अनिश्चित काल तक, शिक्षा अनिश्चित काल तक, यदि भारत में बाह्य आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है और जैसे ही बाह्य आपातकाल खत्म होता है वैसे ही आर्टिकल 19 की वापसी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 358 केवल और केवल आर्टिकल 19 से रिलेटेड है और दूसरा केवल और केवल बाह्य आपातकाल से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ
क्या आंतरिक आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 358 एप्लीकेबल होगा? तो बेटा यहाँ पर बाह्य आपातकाल के सॉरी आपका जो है आंतरिक आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 358 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि भाई क्या ओरिजिनली ऐसा था, तो ओरिजिनली ऐसा नहीं था। ओरिजिनली क्या था, चाहे बाह्य आपातकाल हो चाहे आंतरिक आपातकाल हो, दोनों ही परिस्थितियों में 358 एप्लीकेबल होता था। और ये कहा गया है कि अगर आप ये देखें कि चाहे भारत में बाह्य आपातकाल हो चाहे आंतरिक आपातकाल हो, आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता था और जैसी आपातकाल समाप्त होता था 19 की वापसी हो जाती थी। अब ये समझने की कोशिश करो कि 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आर्टिकल 358 में से आंतरिक आपातकाल को हटा दिया गया। अब 358 कहां तक सीमित है? अब 358 केवल और केवल बाह्य आपातकाल तक सीमित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर भारत में बाह्य आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में 19 अपने आप चला जाता है और बाह्य आपातकाल की समाप्ति हो जाती है तो 19 अपने आप वापस आ जाता है। तो कैसा है भैया आर्टिकल 358? आर्टिकल 358 हमको ऑटोमेटिक नजर आता है भाई, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक नजर आता है आपका आर्टिकल 358, ठीक है। और वहीं अगर हम आर्टिकल 359 की बात करें तो आर्टिकल 359 कैसा है? आर्टिकल 359 में कहा गया कि चाहे बाह्य आपातकाल हो चाहे आंतरिक आपातकाल हो, भारत के राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से ये बता सकते हैं कि वे किन किन मौलिक अधिकारों का लागू होना निलंबित करना चाहते हैं, कितने समय के लिए करना चाहते हैं, भारत के कितने क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं। लेकिन उनको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो आर्टिकल 20 का और आर्टिकल 21 का लागू होना निलंबित नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 358 में मौलिक अधिकार स्वयं सस्पेंड हो रहा था, आर्टिकल 359 में मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 359 में मौलिक अधिकारों का लागू होना सस्पेंड होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बेटा यहां पर यह हुआ कि अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, चाहे कोई सा भी लगा हुआ है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर यहां पर किसी भी मौलिक अधिकार का लागू होना राष्ट्रपति अपने आदेश पत्र के माध्यम से यहां पर बेटा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, क्या 20 और 21 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें शुरुआत से नजर आता है भारत के संविधान में? बताइए भाई, क्या यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट नजर आता है? नहीं ना। 20 और 21 का जो प्रावधान है बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 20 और 21 को जो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया वो 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 का लागू होना अब यहाँ पर आपका सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर एक और आपातकाल मेंशन किया गया है, जरा भाई अपनी नजरों को उठाइए और देखिए। एक आपातकाल है आर्टिकल 360 में, नाम क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या कहा गया? अगर भारत में वित्तीय प्रत्यय संकट में है या भारत की वित्तीय स्थिति संकट में है तो भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे यहाँ वित्तीय संकट नहीं आया, भैया आदत नहीं है ना। हमारे भारत में लोग ऐसे होते हैं, वित्त का संकट आ जाता है घर से बाहर बताते नहीं है, घर के अंदर ही अंदर मामला सेटल कर लेते हैं। ऐसी भारत में भी वित्त का संकट तो आया था, लेकिन हम लोगों ने वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं था, बिना वित्तीय आपातकाल के काम चला लिया था। तो भाई 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल जो नजर आता है वो 360 में नजर आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम बाकी के आर्टिकल देखें तो याद रहेगा 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 355 केंद्र की जिम्मेदारी, 356 राष्ट्रपति शासन, 358 आर्टिकल 19, 359 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों का लागू होना और 360 यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के। स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत में क्या फर्क है? बेटा कोई फर्क नहीं है, वो फर्क है जो पानी और वाटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? पहला है युद्ध और दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है आंतरिक अशांति और चौथा है सशस्त्र विद्रोह। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी।
ध्यान से भाई, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सबके आंसर सही है, सबने बी कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी 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 बी। क्या हो गया सर जी, थोड़ा आराम से बोलिए, दिमाग में नहीं जा रहा। बेटा तुम तो चीता थे, फिर कल से अपना नाम जो कछुआ रखो है, फिर नाम बदलने की जरूरत है। चीता तो पानी भी नहीं पीता है बेटा पढ़ाई करते वक्त, वो तो इतना एग्रेसिव तरीके से पढ़ता है, क्या बताएं। तुम्हें धीरे की जरूरत पड़ गई। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार है वो हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्पीड कम हो रही थी क्लास की, मैं चाहता हूँ आपकी क्लास की स्पीड बढ़ जाए, तो वो 30-30 सेकंड के गैप की जरूरत नहीं है, हम इसलिए पोल इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो भाई कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिकल 352 में। तो क्या आधार देखने को मिला? अब देखो, एक हमें देखने को मिलेगा युद्ध, एक हमें देखने को मिलेगा वायु आक्रमण, और एक हमें देखने को मिलेगा सशस्त्र विद्रोह। सही है ना? कौन कौन से हो गया? एक हो गया बेटा युद्ध, और दूसरा हो गया वायु आक्रमण, और तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह। सही है ना? अब देखो भाई है क्या, अगर हम युद्ध और वायु आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लगाएं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वायु आपातकाल कहते हैं। ठीक है, अगर हम सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं तो उसे हम आंतरिक आपातकाल कहते हैं। सही है ना? अब अगर यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द इस्तेमाल किया गया है, आंतरिक अशांति शब्द बेटा आपके ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो था, लेकिन बाद में 44 में संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 के माध्यम से यहां पर परिवर्तन कर दिया गया, और परिवर्तन करके क्या शब्द लिखा गया? आंतरिक अशांति के स्थान पर यहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया। तो आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अच्छा यहाँ इस्तेमाल करूं? अच्छा चलो एक काम कर, इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 4। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में 2 कथन है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर है क्या, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा वायु आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे अभय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सी 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 सी, सभी लोगों का आंसर सी 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 सी, एक तरफ से, कोई गलत नहीं है, सबको इतना आता है। अच्छा, क्या हम आपको दिख रहे हैं? क्या आपके कैमरे का ऑप्शन आ रहा? हाँ बेटा दिखाई दे रहे हो, तुम ऐसे गोलू से हो ना एकदम से। हाँ वही, हाँ हाँ वही दिख तो रहे हो। नींद से मैं नजर आ रहे हो, पढ़ाई का तुम्हारा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, है ना? हाँ, एक मम्मी आई तुम्हारे पीछे से, है लप्पड़ लगा के गई हैं, वही हो ना तुम? अच्छा चलो चलो ठीक है। अब देखो भाई, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट थे। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम आर्टिकल 352 को देखें तो आर्टिकल 352 में हमें 2 प्रकार के आपातकाल देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार का कौन सा हो गया? पहला प्रकार का हो गया आपका वायु आपातकाल, और दूसरे प्रकार का कौन सा हो गया? दूसरे प्रकार का हो गया आंतरिक आपातकाल। सही है ना? अब जब हम यहाँ पर वायु आपातकाल को देखते हैं तब हमें क्या पता चलता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा वायु आक्रमण के आधार पर की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे वायु आपातकाल कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। और वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमें दोनों सही नजर आते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। चले अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5वां, डी होगा इसका आंसर। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति या, अरे तुम क्वीन हो? अच्छा चलो सही है। कहाँ की बेटा? अब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है भारी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है, आज ये क्लास वाईटी पर लाइव क्या हो गया?
क्या वाईटी पर कौन लिख के भाग गया? ये चीता लाइव चल रही है? नहीं बेटा, वाईटी पर लाइव नहीं चल रही है, वाईटी पर इसे कल सुबह अपलोड किया जाएगा। दूसरा, आंतरिक अशांति, लाइव की सुविधा एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, तो फिर क्या फायदा वाईटी पर जाने का, है ना? तो सभी लोग यहाँ पर आए, जो लोग वाईटी पर इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो देखो बच्चों से किस प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाता है, उनके कमेंट सीधे प्रत्यक्ष तौर पर क्लास में लिए जाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी हर समस्या का समाधान सिविल हिंदीपीडिया। हाँ, अच्छा, सवाल की तरफ प्रचार हो गया। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। पहला क्या है? पहला है वायु आक्रमण का, ये एकदम सही हो गया ना। और दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है? आंतरिक अशांति का। आंतरिक अशांति जो शब्द है वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है आंतरिक अशांति शब्द बेटा यहाँ पर हमको देखने को तो नहीं मिलता है भाई, आपकी पहली क्लास है, अन्नपूर्णा समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग ना इसीलिए डेमो कोर्स चलाते हैं, आपका रोज शाम को 7 बजे एप्लीकेशन पर आप क्लास कर सकते हो और बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप सभी लोग एप्लीकेशन को एक्सप्लोर भी करो, सारे लोग देखो कि हमारे बैचेस कैसे कैसे चल रहे हैं, लाइव क्लासेस कैसे चल रही हैं। लाइव क्लासेस जैसे अभी हमारा मार्च महीने वाला बैच चल रहा है, तो महायज्ञ के नाम से बैच चल रहा है, उसको एक्सप्लोर करो। हमारी टेस्ट सीरीज लिस्टेड है, उन्हें एक्सप्लोर करो। तो आप लोग देखो आराम से, पहले वक्त बिताओ एप्लीकेशन पर, उसके बाद फैसला कीजिए। हाँ, अब देखो भाई, आंतरिक अशांति जो शब्द है वो हमें पहले देखने को मिलता था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 90 बेटा, हमने देख ली बेला, स्ट्रॉबेरी हो गया। हाँ, अब देखो भाई है क्या? आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। इसके अलावा सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया ही गया है। दूसरा बेटा, यहाँ पर सांप्रदायिक संघर्ष शब्द को देखें, तो क्या सांप्रदायिक संघर्ष शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? बताइए भाई, क्या यहाँ पर सांप्रदायिक संघर्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है? नहीं, सांप्रदायिक संघर्ष शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, किसका? या तो बाहरी आक्रमण का, या तो युद्ध का, या फिर सशस्त्र विद्रोह का। अच्छा, बाहरी आक्रमण और युद्ध में क्या फर्क होता है? बताइए भाई, बाहरी आक्रमण और युद्ध में क्या फर्क होता है? अच्छा, आप ये ट्राई कर रही थी, फिर कैसे जाती हैं? वाह, सही है। बताओ भाई, बाहरी आक्रमण युद्ध में क्या फर्क होता है? युद्ध जो है बता के किया जाता है, जब आमने सामने के जो लोग हैं यहाँ पर घोषित करते हैं कि मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा, सामने वाले ने कहा मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, फिर दोनों आमने सामने जुट जाते हैं, उसे हम युद्ध कहते हैं। जब दो देश घोषणा करके जाते हैं ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में जाएंगे, तो ये युद्ध है। और अगर हम आक्रमण की बात करें तो सामने वाला घोषित नहीं करता है बेटा, कभी भी सामने छत पे जाएगा तुम्हारे ऊपर खोपड़ी तोड़ देगा बिना बताए, इसको बाह्य आक्रमण कहते हैं, है ना। एक तो हुआ बता के कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, उसके बाद मुंह तोड़ा। एक हुआ बिना बताए हमला कर दिया, मुंह तोड़ दिया, इसे कहते हैं बाह्य आक्रमण। तो भाई, बाहरी आक्रमण क्या? जब यहाँ पर बिना घोषित किए सामने वाली पार्टी हमारे खिलाफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती रहती है, तो उसे बाहरी आक्रमण कहते हैं। जब यहाँ पर घोषित करके दो पार्टियां आमने सामने युद्ध में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम युद्ध कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, अब इसे कंटिन्यू करेंगे फिर। और जो बच्चे यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ जाओ, सिविल हिंदीपीडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिविल हिंदीपीडिया एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, और क्लासेस मिलेंगी सिविल हिंदीपीडिया पर। हम नियमित तौर पर शाम को 7 बजे आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं सिविल हिंदीपीडिया एप्लीकेशन पर, बिल्कुल निशुल्क निशुल्क निशुल्क। तो डिले मत कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। ठीक है भाई, चलिए मुलाकात होगी अब कल, है ना। और बाकी 9 बजे आपकी ईगो की क्लास है, पढ़िएगा अच्छे से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा बेटा। और शाम को नहीं, अपनी मुलाकात तो कल सुबह होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, खुश रहिए।